वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक जीएस सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जीएस सीरीज़, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को फोकस करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में नियरली आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है दोस्तों कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। इन छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टाइप के कहीं ना कहीं आते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि जीएस सीरीज़ का मतलब मैं साइंस रिलेटेड, जीएस सीरीज़ में साइंस रिलेटेड जैसे बायोलॉजी हो गया, प्लस केमिस्ट्री हो गया, प्लस फिज़िक्स, जो आपके एग्ज़ाम्स में यानी कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चंस को यहाँ पर ले करके चलते हैं हम। तो दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करना होगा ताकि ये सीरीज़ आगे बढ़े और मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इसमें प्रोवाइड कर सकूं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ दोस्तों, जूम इन कर देता हूँ, आपको दिखेगा। यहाँ लिखा है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो समुद्र का जल नीला इसलिए दिखाई देता है कि जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जल के कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। अब बात आती है प्रकीर्णन क्या होता है। इसे स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का भी नॉलेज आपको होता रहेगा जब मेरे सीरीज़ में चलेगा। तो स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग के ही वजह से जो समुद्र का जल नीला है वो तो है ही, आसमान भी नीला दिखता है। क्योंकि जितने भी लो वेवलेंथ के जो पार्टिकल होते हैं उन पर जब ये प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ये यहाँ से स्कैटर हो जाती हैं, स्कैटर होकर सीधे आसमान में चली जाती हैं और फिर वो जा कर के जिस कलर का समुद्र का पानी है उसी कलर का वहाँ पर इमेज फॉर्म कर देती हैं, जिससे क्या होता है, नीला नीला हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। तो नाइट्रोजन का है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, जो हमारे बॉडी में जब जाता है तो यही क्या करता है, ये प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन ही यही क्या होता है, मेन रीजन होता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिर दिया इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसमें इसके साथ कोई भी डेप्थ नॉलेज नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। यानी कि जो उनका सामान्य वातावरण में, यानी कहने का मतलब नॉर्मल जो होता है सिचुएशन, यानी नॉर्मल कंडीशन में जानवर किस तरह का बिहेवियर करते हैं, उनका बिहेव कैसा होता है, उसे देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है, थोड़ा इसे जूम इन कर देता हूँ, दिखेगा। दिया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान की क्षेत्र में थी, वह कौन थी। यानी जो पहली बार जो वो महिला वो कौन थी जो सबसे पहली बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत थी। तो मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान में, याद रखने वाली बात यह है। और इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी और इन दोनों ने मिल करके क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। ये भी आपको जानने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज़ें तैरती रहती हैं, क्या कारण होता है। यह आपके दिमाग में ये आता होगा कि पानी में छोटी सी सुई अगर डल दी है तो वो डूब जाती है, पर वही इतने ज़्यादा मटेरियल लोहे से बनी हुई और इतने भारी भरकम चीज़ों से बनी हुई जो जहाज़ होती है वो क्यों नहीं डूबती है।
तो इसका साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों, देखिए क्या है। जहाज़ के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज़ के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। सब मिला जुला करके आपको डायरेक्ट आंसर देना है प्लवन। प्लवन का नियम है बस। प्लवन का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु को, ये कहीं ना कहीं आर्किमिडीज के भी प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इन दोनों का नियम यही कहता है कि अगर किसी भी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो वह उतने के ही बराबर का वेट का पानी रिप्लेस करती है जितना उसका भार होता है। और आपको पता होगा कि जो नाव होती है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है और बीच में हॉलो होता है। हॉलो का मतलब क्या होता है कि बीच में खाली होता है, जो एयर यहाँ पर आ जाती है। तो एयर प्रेशर भी इसका काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है कि वो जो है पानी में नहीं डूबती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का स्वदेश निर्मित यानी इंडिजेनसली बुल्ट यानी इंडिया के द्वारा बनाया गया दूसरा पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? यानी सेकेंड जनरेशन में जो बना हुआ पहला आपका सैटेलाइट था वो कौन सा था? तो इनसेट 2A था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला चीज़ है, ये सीधे जियोग्राफी से क्वेश्चन रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जूम कर देता हूँ। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का, आपको ये पता होगा। ये बहुत ही आसान और मतलब चर्चित क्वेश्चन है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। हैली पुच्छल तारा यानी हैली कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो प्रति 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। पुच्छल तारा कैसा होता है दोस्तों? वो जब कहीं जाता है तो उसके पीछे से पूंछ ऐसे बनता जाता है, लंबा सा होकर के जाता है। ये काफ़ी दिनों में दिखाई पड़ते हैं। तो ये 76 ईयर आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। देखिए थोड़ा आपको और जानकारी देते हैं। जो बैट्स होते हैं, बैट्स का मतलब चमगादड़, इनके शरीर में या कह सकते हैं पंख से एक अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है। और जो चूँकि इन्हें दिखता नहीं है रात में, पर फिर भी उड़ते किससे हैं? जब अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वॉल है और यहाँ से ये चमगादड़ जा रहा है, तो अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है और वो उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग जो होता है उस चमगादड़ से भी तेज़ होगा। और वो जब अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी दीवार से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, उसके फिर से उसके जो पंख है वहाँ पर जा कर के टकराएगी और उसे महसूस हो जाएगा कि आगे दीवार है और वो फिर यहाँ से टर्न ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अंदर रीजन छुपा था, तो मैंने आपको ये बता दिया। जल्दी से सभी लोग इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों तक। फिर दिया है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है, आपको ये पता होगा। और HIV का फुल फॉर्म बता दें आपको, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इम्यूनो और वायरस, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर दिया रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो चार्ज का मात्रक है। ज़रा मैं आप इसका मैं आपको फार्मूला बता दूंगा। क्यू को चार्ज कहते हैं, आई और IT होता है। आई जहाँ पर क्या होता है, करंट होता है, और ये T क्या होता है, टाइम। तो अगर मैं बात करूँ तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यही तो यहाँ पूछा है। तो जो चार्ज का यानी आवेश का मात्रक की क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। और दूसरा इसको कूलम भी कहते हैं, दोस्तों, कूलम। याद रखिएगा कि इसके जगह पे अगर कूलम दिया होता तो ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाफिंग गैस, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। लाफिंग गैस कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आपको ये याद रखना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाद चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाद चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो क्या ऐसा चीज़ होता है जिससे बाहर के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस पर अफेक्ट ना डाल पाए? तो ये जो होता है लौह कवर में रखकर, यानी लोहे के कवर में कोई भी वैज्ञानिक यंत्र रहेगा उसे लोहे के कवर में अगर रख देंगे तो बाद चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होती है, यानी कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होकर के क्या होता है दोस्तों, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। और वो हमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो होते हैं बिजली घर होते हैं वहाँ पर हमें एनर्जी का ही क्या होता है, एनर्जी का नीड होता है। तो नीड, ये एनर्जी नीड करने के लिए कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना पड़ेगा। फ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, यहाँ से हर जगह से एनर्जी आके यहाँ स्टोर हो जाएगी। और यही फ्यूजन में क्या होता है, आपको पता होगा फ्यूजन में क्या होगा, कहीं पर अगर एनर्जी स्टोर है तो वो क्या होता है, लिबरेट होती है हर जगह, मतलब इसका एक्सपेंसन होता है, ये निकलती है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद है, इसके बाद भी अरे दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है आज, लेकिन उतना नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा ही करेंगे, उसके बाद कल के लिए छोड़ेंगे। कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइट ये आपके बायो से लिया हुआ क्वेश्चन है, बायोलॉजी से। तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं, जलीय पौधों को कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोफोबिया अगर पूछता तो इसका मतलब होता है जो पानी से जो ऐसी चीज़ें हैं जो पानी से ज़्यादा प्यार करती हैं उन्हें हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर, जैसे आप गए होंगे कभी बाल कटाने तो यहाँ होगा एक शीशा, यहाँ होगा, बीच में आप बैठ गए, इसमें देखिए तो होगा क्या, इसमें जब देखेंगे तो आपको इसका इमेज दिखेगा, फिर इसके अंदर कई सारे ऐसे दिखते हैं, बहुत सारे इमेज के इमेज दिखते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या होते हैं कि आप गिन सकते हैं क्या? वहाँ पर बैठे रहते तो गिन पाते हैं नहीं, क्योंकि उसमें इतने सारे इमेज दिखते हैं पता नहीं चलता है, तो उसे अनंत बोलते हैं। तो दो समांतर अगर दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हैं तो उसमें अनंत इमेज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, पहला प्रतिबिंब नहीं होता है, दूसरा होता है, क्योंकि पहला जो होता है वो तो पहला जो रियल आपका इमेज होगा वही होगा, फिर दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, तो वो सबसे ज़्यादा चमकता है। फिर उसके बाद उस रिफ्लेक्टेड से नया रिफ्लेक्टेड इमेज प्राप्त होता है। इसी तरह से क्या होते हैं, अल्टरनेट एक एक इमेज हमको, लेकिन जितने भी इमेज होते रहेंगे दूसरे के बाद सबका इंटेंसिटी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? यानी अगर आप जल के तल पे तेल डालते हैं तो वो फैल जाता है, ये मिलता नहीं है, ऊपर क्या रहता है, फैल जाता है। तो क्या होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण, यानी कि जो तेल का यानी ऑयल का जो टेंशन है, सरफेस टेंशन है, वो वाटर के सरफेस टेंशन से क्या है, वाटर के सरफेस टेंशन, यानी टी ऑयल अगर मैं लिख दूं और टी वाटर लिख दूं तो टी वाटर ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या होता है, उसके सरफेस पे फैल जाता है। कोई भी तेल आप देखिए सरफेस पे फैल जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी ये क्वेश्चन बचा है उसे भी कर लेते हैं। पेंसिल का लेड होता है तो वो ग्रेफाइट का होता है। लेड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो पेंसिल है तो इसके अंदर आप जो देखते होंगे काला कलर का जो चलता है जिससे आप लिखते हैं वो किसका बना होता है? तो कार्बन का क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। अब यहीं आपको नॉलेज दे देते हैं थोड़ा और, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेफीन भी एक क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड है, और ग्रेफीन जो होता है उससे क्या बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है। ग्रीस जो देखते हैं जो शटर वटर में डाला जाता है, ग्रीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर छोटा होगा तो कर लेंगे, चलिए इसे कर ही लेते हैं, इसके बाद फिर बंद करते हैं। चलिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? फिजिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि जो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हाँ, एकदम सही बात। जब आप सड़क पर चलते हैं तो क्या होता है, सड़क कैसा होता है, सड़क खुरदरा होता है, खुरदरा रफ,
रफ़ होता है। तो रफ़ सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अब अगर आप आइस का कोई अगर रोड है, रोड आइस का होता नहीं है फ़िलहाल, फिर भी मतलब आइस अगर कहीं किसी रोड पे पड़ा हुआ है तो आइस का जो होता है फ्रिक्शन वहाँ पर कम होता है, जिससे क्या होता है पैर फिसल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा, लोलक गर्मी में क्यों सुस्त होते हैं, क्योंकि जो आपको पता होगा गर्मियों में कोई भी चीज़ होती है उनका एक्सपेंशन होता है, मतलब उनकी लंबाई बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसे एनर्जी लगेगा घूमने में, तो घूमने में एनर्जी लगेगा, इसलिए वो क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। अब दिया है ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है। सही बात है, जब वायुमंडलीय दाब कम रहेगा, यानी जब जहाँ प्रेशर कम रहेगा वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने एरो गलत बना दिया। जब प्रेशर जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, जहाँ प्रेशर कम वहाँ टेम्परेचर हाई, क्योंकि आपको पता है PV = nRT। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना होगा, तो इसलिए कम ही ताप पर क्या हो जाता है, ये उबल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का है। ठीक है, जस्ता का मतलब जिंक Zn, तांबा का मतलब कॉपर। तो ये जो पीतल है इन दोनों का मिश्र धातु है। ठीक है, दोनों मिला करके पीतल का निर्माण करते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। याद रखने वाली चीज़ है, गैसों का दाब, वायुमंडल का दाब मैंने बताया था बैरोमीटर, पर वहीं गैसों की अगर बात करें तो मैनोमीटर। नाम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा ध्यान से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? जो भाभा ने 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर ट्राम्बे में, यानी ट्राम्बे है किस जगह पे, बॉम्बे में, वहाँ पर जो निर्माण किया है उसका क्या नाम है? ध्रुव नाम है। सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज भी हम लोगों ने लगभग 20 के आसपास का क्वेश्चन किया है। इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पक्का यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मेरा ये अनुमान है, और ये मेरा कहने का मतलब एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम दिया हूँ मैंने, एक्सपीरियंस लिया है, कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे देखिए, कई बार देखिए, आपको याद होगा। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसे शेयर करिए, ताकि इस GS सीरीज़ का हम आगे इसे क्या कर सके, बढ़ा सके। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर और 2 3 4 5 6 7 6 स्लाइड और था, फ़िलहाल कल इसे कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद।